प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यावसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की पाठ्य चर्चा के क्रम में आज जिस विषय को हम समझने जा रहे हैं, वह मूल रूप से पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण विषय है। और उस विषय के तहत हमने अपने संविधान की मूलभूत समझ को प्राप्त करने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ते हुए उसी उनकी उसकी मूल सिद्धांतों के बाद अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसके मूल घटक जो कि जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और हमारी एग्जीक्यूटिव है, तो उसको हम समझेंगे, उनके पावर्स को समझेंगे और उसके अनुरूप क्या हम उससे व्यावसायिक आधार में क्या हम उससे सीख सकते हैं, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो जो मुख्य बिंदु है, उसमें हम जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की शक्तियों को देखेंगे, किस प्रकार ये ऑर्गन्स डेवलप हुए और किस प्रकार ये ऑर्गन्स जो संविधान के मुख्य घटक है, किस प्रकार ये देश को रन करने में, आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, फेडरल स्ट्रक्चर में जो विधायी शक्तियाँ हैं, वे अलग-अलग तरीके से कार्य करती है और इसको 3 विंग्स या खंड भी कहा जाता है सरकार के, अलग-अलग, और तीनों मिलकर के किसी देश की जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उसका निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जीक्यूटिव को। कुछ विशेषज्ञ लेजिस्लेचर को सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कानून बनाने का कार्य विधायिका का है, तो विधायिका सर्वप्रथम आती है। उसके क्रियान्वयन का कार्य एग्जीक्यूटिव है, इसलिए वे दूसरी है, और तीसरे नंबर पे वे न्यायपालिका को रखते हैं। यद्यपि क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी मूलभूत समझ आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में 3 मूलभूत अंग इसके होते हैं। इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के उपराष्ट्रपति, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनको हम कैबिनेट मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। ये 3 मुख्य पहलू हैं हमारे एग्जीक्यूटिव के। ठीक इसी तरह से कार्यपालिका में ये 3 महत्वपूर्ण घटक। इसी जब हम विधायिका की बात करते हैं, लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति सबसे ऊपर होते हैं। ठीक इसी तरह से राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, तो ये होती है, और तीसरे नंबर पर हम रखते हैं लोकसभा को, जिनको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। तो ये 3 मुख्य घटक हैं। ठीक इसी तरह से जब हम जुडिशियरी की बात करते हैं या न्यायपालिका की बात करते हैं, तो न्यायपालिका में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इस क्रम को हम समझने का प्रयास करेंगे एक-एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, तो कार्यपालिका। तो मूल रूप से जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं, तो इसका कार्य होता है जो भी कानून सरकार के द्वारा, विधायिका के द्वारा बनाए गए, उसका क्रियान्वयन, उसका अनुपालन अगर देखा जाए, तो वह एग्जीक्यूटिव का प्रेरोगेटिव होता है। तो इसमें पॉलिसीज़ को बनाना, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के डेली अफेयर्स है, उनका निर्धारण। ठीक इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर किसी देश में, कानून व्यवस्था किस प्रकार चलेगी, वेलफेयर स्कीम किस प्रकार चलेगी, लाभकारी योजनाएं, सामाजिक रूप से लाभकारी योजनाएं किस प्रकार से संचालित होगी, और साथ ही साथ लेजिस्लेचर जो हमारे डायरेक्टिव्स है, उसको किस प्रकार से एनफोर्स किया जाएगा, वह उस कार्य को एग्जीक्यूटिव विंग देखती है। ठीक इसी तरह से अगर हम इसके संगठन को देखें, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होता है, केंद्र में जो एग्जीक्यूटिव है, उसमें सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और फिर काउंसिल मिनिस्टर्स। तो इसको एक-एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो मूल रूप से राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट क्या करते हैं? तो इनका जो कंप्लीट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है, केंद्र का जो है, वो राष्ट्रपति के पास होता है। सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद के रूप में इसको देखा जाता है, राष्ट्रपति को। इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो ऑफिसर्स के थ्रू कार्य करती है। ठीक इसी तरह से राष्ट्रपति के पास पावर होता है अलग-अलग फंक्शनरीज को अपॉइंट करने का राज्य में, ठीक, जिसमें हमारे जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, इनको अपॉइंट करने का
नियुक्त करने की जो शक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति के पास मिलिट्री पावर भी होती है और इसके तहत उनको आर्म्ड फोर्सेस हमारी जितनी भी है उसका सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। इसी तरह से यदि किसी को कैपिटल पनिशमेंट हो गई है तो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके बाद अगर कोई अपील यदि वे करना चाहे तो राष्ट्रपति ही अल्टीमेट अथॉरिटी होती है जिनके पास उसको क्षमा करने का या उसके सज़ा को कम करने का अधिकार होता है। तो ये अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। इनके पास डिप्लोमेटिक पावर्स होते हैं जिसमें जो अन्य देशों के एम्बेसडर्स है, जो राजदूत है, उनकी नियुक्ति का डिप्लोमेटिक अधिकार भी उनके पास होता है। ठीक इसी तरह से राष्ट्रपति के पास कानूनी शक्तियाँ भी होती है, विधायी शक्तियाँ होती है, जिसके तहत वो दोनों हाउसेस को समन कर सकता है। इमरजेंसी पावर्स होती है। वर्ष 1977 में भारतवर्ष ने देखा किस तरह से राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स केंद्र में कार्य कर सकती है और देश का संचालन किस प्रकार राष्ट्रपति देख सकते हैं इमरजेंसी जैसी स्थितियों में, आपातकालीन स्थितियों में। ठीक इसी तरह से राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये दोनों हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा, और साथ ही लेजिस्लेटिव राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके द्वारा होता है। चयनित प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम अगले घटक को देखें, वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं दोनों हाउसेस के, वो इनका चुनाव करते हैं। साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर बात करें तो इनको हम कैबिनेट मिनिस्टर के नाम से भी जानते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मूल रूप से सहयोगी होते हैं और प्रेसिडेंट को परामर्श देने का कार्य करते हैं और इनकी परामर्श और इनके सुझाव पर प्रेसिडेंट अपने निर्णय लेते हैं। ठीक इसी तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मुखिया होते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं और इनका अपॉइंटमेंट भी कहीं ना कहीं इनकी शपथ जो दिलाते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो आगे हम बढ़े तो जो काउंसिल में होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और उनको जो एडवाइस देते हैं वे जिस एडवाइस के आधार पे इनको अपॉइंट किया जाता है वे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक इसी तरह से ये लोकसभा के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोकसभा की सारी गतिविधियों के लिए समन्वित रूप से जिम्मेदार होते हैं। ठीक इसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक कम्युनिकेशन चैनल का कार्य करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में। अब अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है एग्जीक्यूटिव का, तो उनका इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा जिसमें कि इलेक्टेड मेंबर्स, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिल करके इनका चुनाव करते हैं, जिसका कि विस्तृत वर्णन आर्टिकल 52 से 54 तक संविधान में देखा जा सकता है। ठीक इसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नेतृत्व करते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और ये इसको जो गवर्न करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75, जिसमें कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है या कोएलिशन होता है लोकसभा में, उससे जो नेता चुना जाता है आर्टिकल 75 के तहत उनको अपॉइंट करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर बात करें तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो वर्ष 2003 में हुआ उसने टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या को सीमित कर दिया जो कि 15% है। जितनी भी लेजिस्लेचर बॉडीज है उसका 15% स्टेट और केंद्र सरकार के लेवल पर उतने ही कैबिनेट या यूनियन मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से अदर जो दूसरे जो मिनिस्टर्स है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर बनाए जाते हैं। ठीक इसी तरह से आर्टिकल 78 जो हमारे संविधान का है वो हमारे प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सुझावों को बताने के लिए उसके बारे में चर्चा करता है। ठीक इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे उपराष्ट्रपति, वो आर्टिकल 63 उसको बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह
किस तरह से राज्यसभा के चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में पावर देता है, और जो एग्जीक्यूटिव है वो किस तरह से प्रेसिडेंट को मदद करता है कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने में। ठीक इसी तरह से जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका जो सिलेक्शन होता है वो कॉम्पिटिटिव यूपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तहत होगा, और इसकी बृहद चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 309, 311, 309 से 311 में देखने को मिलती है। साथ ही साथ सरकार की जो न्यूट्रलिटी है मेरिट बेस्ड सिस्टम पर किस प्रकार से सिविल सर्वेंट्स का चयन होगा उसकी बात आर्टिकल 309 टू 311 तक संविधान में हम देख सकते हैं। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण घटक है वो लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मूल काम होता है कानून बनाना, जैसा कि हम इसको विधायिका के नाम से जानते हैं, तो कानून बनाना इनका मूल कार्य है। ठीक इसी तरह से ये बेसिस इसके जो फंक्शनिंग है इसके दो ऑर्गन के रूप में है। एक कहा जा सकता है कि एग्जीक्यूटिव और दूसरा जुडिशियरी। जो भी कानून बनेंगे उनको उनके अनुपालन का कार्य एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी उसको देखते हैं। ठीक इसी तरह से इसको कई विद्वान है जो पहले स्थान पर रखते हैं। उनका कहना है कि पहले कानून बनेगा फिर उसका अनुपालन होगा, इसलिए कानून बनाने का कार्य अगर विधायिका का है तो विधायिका को सबसे पहले तीन में से सबसे पहले ऑर्गन के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये लॉ मेकिंग बॉडी है संविधान के तहत, और इसका कार्य लॉ को ड्राफ्ट करना, उसमें अमेंडमेंट करना और आवश्यकता पड़ने पर उसको रिपील करना। उदाहरण के लिए हमने आर्टिकल 370 की रिपीलिंग या अब्रोगेशन को देखा कि किस प्रकार इसमें उसको रिपील किया गया। ठीक इसी तरह से लेजिस्लेचर जो होता है वो जनता की बात को सबके समक्ष रखता है और नेशनल पॉलिसीज में उसको कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो लेजिस्लेचर में जहाँ एक और प्रेसिडेंट होते हैं, वही प्रेसिडेंट के साथ साथ जो दो महत्वपूर्ण हाउसेस है वे भी होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो हमारी संसद है उसमें ये तीन महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती है जो लेजिस्लेचर में सम्मिलित हैं। ठीक इसी तरह से प्रेसिडेंट की लेजिस्लेचर में क्या योगदान होता है, तो वह दोनों हाउसों को दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा है उनको मिलने के लिए समन कर सकते हैं। साथ ही राज्यसभा और लोकसभा को सस्पेंड करने की भी पावर इनके पास होती है, बट इनको टर्मिनेट अगर करने की बात करें तो केवल वे लोकसभा को टर्मिनेट कर सकते, राज्यसभा को नहीं। ठीक इसी तरह से उनकी अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है किसी भी बिल को पास करने में। किसी भी हाउस में पहले लोकसभा में पारित होता है कोई भी बिल, कोई भी कानून, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, तदुपरांत उसके फाइनलाइजेशन होता है जब वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर उस पर होते हैं, तो उसको अप्रूव करने का कार्य भी प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक इसी तरह से दोनों हाउसेस को हर सत्र के सबसे पहले प्रेसिडेंट उसको संबोधित करते हैं। ठीक इसी तरह से राज्यसभा, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है और इसको अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन के रूप में इसकी स्थिति है। ठीक इसी तरह से इसमें कुल जो मेंबर्स है वो उनकी संख्या 245 है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की। साथ ही इसके जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन का चुनाव होता है। ठीक इसी तरह से इनका जो अगर टर्म की बात करें राज्यसभा की, तो इसका जो समयावधि होती है वह 6 वर्ष होती है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है और लोअर हाउस, राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं, इसको हम लोअर हाउस कहते हैं। यहाँ पर कुल 552 मेंबर है जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं सिटीजन्स के द्वारा, जिनमें से 530 हमारे राज्यों से आते हैं और 20 हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से या यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। ठीक इसी तरह से इसकी समयावधि की अगर बात करें तो इसकी समयावधि 5 वर्ष होती है और इसको जो हेड करते हैं वो स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर इसको हेड करते हैं और दोनों का चयन चुनाव के माध्यम से होता है। ठीक इसी तरह से इनके लोकसभा के 3 मुख्य सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक चलता है, दूसरा मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक चलता है और जो शीतकालीन सत्र होता है वह नवंबर और दिसंबर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं
कि शीतकालीन सत्र इन तीनों में सबसे छोटा हो। अब कंपोजिशन और इलेक्शन की अगर बात करें तो जो लोकसभा है उसमें किस तरह से, या हाउस ऑफ पीपल जिसको कहा जाता है, किस तरह से डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सिटीजन जो वहाँ के सिटीजन्स है, वहाँ के नागरिक है, किसी भारतवर्ष के नागरिक वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका चयन करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। और ये चुनाव जो होता है वो आम चुनाव के माध्यम से, जनरल इलेक्शन के माध्यम से होता है। और इसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो आर्टिकल 81 में उद्धृत है हमारे संविधान में, जो की बात करता है वयस्क मताधिकार की, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर ये चुनाव होता है। 18 वर्ष या उससे अधिक के जो मतदाता है वे अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं इसके तहत। ठीक इसी तरह से जब राज्यसभा की बात करते हैं या काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 80 इस पर प्रकाश डालता है कि जो हमारे इलेक्टेड चुने गए लेजिस्लेटिव असेंबलीज है राज्यों की, हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की, वे मिलकर के राज्यसभा को बनाते हैं। ठीक इसी तरह से जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, जो संघीय ढांचा है, उसको प्रिजर्व करने का कार्य करते हैं। और जो हमारी पार्लियामेंट है उसके फंक्शनिंग को गवर्न करते हैं, जिसमें कि आर्टिकल 79 से 123 है, जो कि इसकी शक्तियों को प्रस्तुत करती है, विशेषाधिकारों की बात करती है और साथ ही साथ उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है। क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज होगी उसका निर्धारण करती है। ठीक इसी तरह से जो तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है वह जुडिशियरी है। जुडिशियरी मूल रूप से हमारे देश के संविधान जो कि सुप्रीम लॉ है उसको इंटरप्रेट करने का कार्य करती है। साथ ही साथ जहाँ भी डिस्प्यूट होते हैं और फंडामेंटल राइट्स या हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन होता हुआ पाया जाता है, वहाँ पर जुडिशियरी अपना रोल प्ले करती है। ठीक इसी तरह से ये एक नियंत्रक का कार्य करती है कि किस तरह से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपने कार्यों को कर रही है, और यदि आवश्यकता हुई तो उसमें दखल भी देती है समय समय पर। ठीक इसी तरह से अगर हम इंडियन जुडिशरी की बात करें तो इसमें टॉप पे सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके बाद दूसरे हायरार्की में हाई कोर्ट होते हैं, और तदुपरांत तीसरे स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट्स होते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय जिसको हम कहते हैं। कोर्ट्स की अगर बात करें तो ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, पूरे देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट, हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट, और हर जिले के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला कोर्ट जिसको कहते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं उसको सेशन कोर्ट या लोकल कोर्ट्स की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक इसी तरह से ये जो जुडिशरी है ये तीन तरह की डिस्प्यूट्स, इस तरह की डिस्प्यूट्स को डील करती है, जिसमें सिटीजन्स उस देश के नागरिकों के बीच की डिस्प्यूट्स को डील करती है। साथ ही साथ सिटीजन और जो नागरिक और सरकार है देश के, उनके बीच की डिस्प्यूट्स पे बात करती है, उसका समाधान करती है। दो राज्यों के डिस्प्यूट्स का समाधान करती है। साथ ही साथ जो केंद्र है और राज्य के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस पर अपना समाधान प्रस्तुत कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को टॉप मोस्ट पोजीशन पे रखा जा सकता है इंडियन जुडिशियल हायरार्की में। हमारे न्याय तंत्र में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, अपेक्स कोर्ट भी इसको कहा जाता है। ये जो संविधान है उसका सबसे सर्वोच्च इंटरप्रेटर अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। साथ ही साथ इसको अल्टीमेट कोर्ट कहा जाता है क्रिमिनल मैटर्स में, और इसको जो हेड करते हैं, इसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होता है। हाई कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से नीचे नेक्स्ट लेवल पे हाई कोर्ट होते हैं, जो लगभग हर राज्य में होते हैं। और इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट है, जो बाई लॉज है, उनको एस्टेब्लिश करने का कार्य भी हर राज्य में हाई कोर्ट करते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे देश में वर्तमान में 17 हाई कोर्ट्स है और 4 कॉमन कोर्ट्स है। ये 4 कॉमन कोर्ट में सबसे पहला गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जो हमारे देश के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के लिए कॉमन कोर्ट के तौर पे सेवाएं देता है। ठीक इसी तरह से जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो हमारे अन्य जो यूनियन टेरिटरी है जिसमें अंडमान और निकोबार सम्मिलित है, तो वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार के लिए एक संयुक्त रूप से अपनी सेवाएं देता है। ठीक इसी तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट है, जो महाराष्ट्र के अलावा
गोवा और दमन दीव, दादरा और नगर हवेली जैसे यूनियन टेरिटरीज के लिए अपनी सेवाएं संयुक्त रूप से देता है, और पंजाब और हरियाणा के लिए संयुक्त रूप से चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। तो इस तरह से इसको 4 कॉमन हाई कोर्ट और 17 स्टेट हाई कोर्ट्स देश में वर्तमान में संचालित हैं। ठीक इसी तरह से हाई कोर्ट से नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जिला और सत्र न्यायालय का कॉन्सेप्ट लगभग हर जिले और तहसील स्तर पर देश काल परिस्थिति के अनुरूप किया गया है। अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो सेकंड जजेस केस 1993 को फॉलो करते हुए कॉलेजियम सिस्टम को फॉलो करता है, और इनका चुनाव की एक विशेष प्रक्रिया है कॉलेजियम सिस्टम के तहत, और उसी के तहत इनका अपॉइंटमेंट होता है, और उस अपॉइंटमेंट को फाइनलाइज करने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। और जुडिशरी का जो मेन काम होता है, मुख्य कार्य होता है, वह है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अक्षुण्ण रखना, और इसकी पावर्स उन्हें प्राप्त होती है संविधान के आर्टिकल 124 से 147 में उद्धृत है। इस तरह से अगर हम देखें तो किस प्रकार ये जो 3 मुख्य कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है वह आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और किस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करती है। इस प्रकार इसका ज्ञान व्यावसायिक प्रशासन के छात्रों को लाभान्वित कर सकता है, और उन्हें और बेहतर निर्णय लेने में मददगार हो सकता है। इस व्याख्यान के माध्यम से हमने यह सीखने का प्रयास किया। इसी के साथ हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।